कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था, कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो कहीं ना कहीं उसको कम दाम पर बेचने के लिए एक तरह से रुकना पड़ता था, कई और इसके नुकसान भी होते थे। अब उसके लिए भी इसमें अवसर निकल कर आएंगे, जिससे आपके तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो, ऐसे या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं, या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस समय में, और जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं उनके लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट ना हो जिससे कि उनके कामकाज में भी कोई प्रभाव ना पड़े और वैल्यू चेन में भी कोई उसका नुकसान ना हो, और निर्यात करने वालों को भी कहीं पर दिक्कत ना आए। We move to the second. लेकिन राष्ट्रीय आपदा और सूखा ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो उस समय में सरकार समय समय पर कदम उठा सकती है। Thank you. Sorry. I move to the next, the second of the three reforms. This is related to farmers and farmers getting adequate choice to sell their produce at an attractive price. We shall bring a central law so that farmers will be able to have the choice to sell his produce at an attractive price. He has no barriers in interstate trade. So the interstate trade at the moment is restricted. It should be barrier free. We also want to make sure there is a framework for him to have his produce e-traded. He should be able to engage in e-trading of his produce. So a certain amount, at the moment you know that he sells his produce only to licensees, holders of license, and this restriction has been one of the reasons why he is not able to find a fair price. Whilst I'll just give you one comparison. No other producer of any other produce in the manufacturing sector, for instance, is compelled to have to sell to only a certain set of licensees. Why should only farmers be restricted in selling his produce to only some licensees and not be open to sell it to whoever he wants to sell? So we want to give farmers the choice so that he'll be able to sell his products at an attractive price, have no barriers in interstate movement, and make sure that he is able to e-trade. So a central law is being proposed. जहां किसानों की आय दुगना करने के लिए मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया है, वहीं पर ये कदम उस दिशा में उठाए भी जा रहे हैं, ताकि किसान या कृषि क्षेत्र एक अकेला ऐसा देखा जाता है जहां पर लाइसेंसी जो है उन्हीं को उनको सामान बेचना है, एपीएमसी के माध्यम से बेचना है, जिनके पास बाकी लाइसेंस है वहां तक सीमित रहना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं है। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार भी इससे उनका हो आने वाले समय में, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी करेंगे, और उसके उत्पादन के लिए, उसकी फसल के लिए उसको उचित मूल्य मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जो पिछला हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कही और अभी इस कदम की बात कर रहे हैं,
जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा बल किसानों को मिलने वाला है। इस देश के करोड़ों किसान जिनको बेहतर आमदन हो सकती है इन बदलाव के कारण। The last of governance and administrative related reforms today, of the total 11 things that I said, 3 of them relate to reform related measures. The third is, we find that farmers do not have a standard mechanism which can be enforced for him to get a predictable price, a predictable sale of his produce, even before he starts sowing. So at the time of sowing, he goes in with uncertainties. He sows. If he is lucky and no monsoon or no other disaster reaches him, he is able to produce his produce, but doesn't get the right price, but doesn't know how much of it can be sold. So in order to bring in a certain certainty, which is obtainable prior to his sowing, well before every season, if he can be given a certain kind of a assured price return quantity, it will lead to a lot of fairness for the farmer. So we want to bring in a facilitative legal framework. Government of India will move in that direction to enable farmers for engaging with processors, food processors for instance, aggregators, large retailers and exporters, so that they will be able to fix their own fair price, be sure that he can certainly export, and also in the process benefit from better technology, better seeds, better assistance from the person who is going to buy it from him. So we would want to have an assurance in produce, in price and in quantity given to a farmer each time before he goes to sow his seeds. Rabi or Kharif, he should have well in advance an assurance of how much he would get for his crop, what is going to get sold and what standard is he expected to produce. A legal framework is what we'll work at. किसानों के लिए सुविधाजनक एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए कि जिसमें जब वो बुआई करने जाता है तब उसको पता नहीं कि फसल के समय उसको क्या दाम मिलने वाला है, तो निश्चित आय उसकी हो, एश्योर्ड रिटर्न्स हो, इसके लिए क्या किया जाए, जोखिम रहित खेती कैसे हो या उसकी आय कैसे बेहतर हो सके, और गुणवत्ता के मानकीकरण जो है उनको बनाने की बात यहाँ पर कही गई है इस टोटल फ्रेमवर्क में, जिससे कुल मिलाकर किसान के जीवन में सुधार भी आएगा, आय को भी बल मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, बड़े खुर्दा व्यापारियों के साथ, निर्यातकों के साथ एक निष्पक्ष भाव के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर सकता है, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो। इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो। उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले और उसका उत्पीड़न भी ना हो। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, रिफॉर्म्स उस दिशा में ये कदम है। Thank you. I've completed my today's. Friends, we can take some questions. लेकिन अपने क्वेश्चन जो है वो 3 दिन की जो ब्रीफिंग हुई वहीं तक लिमिटेड रखिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं अभी मैडम अगले 2 दिन में क्या कवर करेंगे। सो प्लीज लिमिट योर क्वेश्चन फॉर 3 days ब्रीफिंग ओनली। ओके, नंबर 15। नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार से। ये समर्थ भारत, या जिसको हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई और जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं, और अमेरिका से लेकर हम लगभग चौथी ऐसे देश हैं कि जिसने जीडीपी का 10% दिया है।
लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि भारत में जिस तरह की व्यवस्थाएं, जो आपकी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो नीचे तक पहुंचने में बहुत समय लगाती हैं और जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है वो उसको वहां तक इम्प्लीमेंट नहीं होने दे पाता है। लोगों तक उस जो तबका है उसको इन योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए क्या एक मैकेनिज्म है। दूसरा कि पूरा इस समय हम देखते हैं कि ग्लोबल में एक प्रो चाइना एक एंटी चाइना है, तो हम जिस तैयारी में लगे हैं उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस देश को और जिस तरह की इस सब सिचुएशन है, तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या कोई रणनीति, कोई योजना बनाई है? आप सही प्रश्न पूछे और मैं सिर्फ इस स्टेज में यही बोल सकती हूँ एश्योरेंस के नाते कि उज्ज्वला स्कीम, घर घर बिजली और ऐसे कार्यक्रम जनता तक पहुंचने के लिए पिछले 4 साल में आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा कि कैसे जो बोला गया है वो लास्ट तक, किसान हो, गरीब हो, जनधन योजना के द्वारा जो पैसा मिलना है ये सब भी घर घर तक पहुंच गए। आप लोग भी मीडिया से भी इसका आप ही जाकर के ग्राउंड लेवल में टेस्ट भी किए, वो सही भी है, टेस्ट करिए। पहुंचाना, इसमें आप मोदी जी के सरकार के अचीवमेंट्स आपको मालूम है। इम्प्लीमेंटेशन में लास्ट पॉइंट तक ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी, इसीलिए इन प्रोग्राम जो हम अनाउंस कर रहे हैं अभी उसमें भी ऐसे ही ध्यान रखकर, जैसे आप सही पूछ रहे, ग्राउंड तक पहुंचना है, नहीं तो असर नहीं दिखेगा और जनता को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन में हम जरूर ध्यान देंगे। और सेकंड आपका प्रश्न था कि चाइना वगैरह कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राउंड में नेसेसिटी है, वो सब कैसे, अगर वो सब नहीं है तो कैसे आएगा इंडस्ट्री। ज़्यादातर पिछले 3 दिन से जो मैं अनाउंसमेंट करते आ रही हूँ उनमें आप शायद पहचाना भी होंगे कि ज़्यादातर ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही अनाउंसमेंट्स हो रही है। आज भी आप अगर ध्यान से देखें तो किसान के लिए ग्राउंड लेवल में स्टोरेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, कोल्ड स्टोरेज हो, इन सब के लिए भी ध्यान देकर के ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ही ज़्यादातर पैसा हम अलॉट कर रहे हैं। 9. Good afternoon, ma'am. This is Aftab from Reuters. Just wanted to understand, ma'am, these